हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम एक नया लेक्चर लेने वाले हैं और वो जो लेक्चर होगा वो होगा 1858 के बाद ब्रिटिश स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो लेक्चर है वो तथ्यात्मक लेक्चर नहीं है, एक व्याख्यात्मक लेक्चर है। इसमें केवल 3 स्थिति दी हुई हैं कि 1757 के बाद की स्थिति कैसी रही। फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि 1909 के बाद की जो स्थिति आई थी, 1919 के बाद की जो स्थिति आई थी, 1757 से 1813 और 1813 से लेके 1857 और 1857 से लेके ये बाद की स्थिति। तो इनके बारे में इस लेक्चर में चर्चा की गई है, जिसमें प्रत्येक राज्य के स्थिति के बारे में इसमें बात की गई है। अगर आपने पिछले लेक्चर ध्यान से पढ़ लिए हैं तो इस लेक्चर में ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको नया जानने को मिले। तो यानी कि इसमें स्थितियों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, तो उसी को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1858 के बाद ब्रिटिश नीति, 1858 के बाद ब्रिटिश नीति। ठीक है, यह आपका आज का लेक्चर रहेगा। 1858 के बाद की जो ब्रिटिश नीति है, यानी कि 1857 की जब क्रांति हो जाती है तो उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाते हैं और दिल्ली की जो नीतियां होती हैं वो क्या होती हैं। इसके अलावा ब्रिटिश संसद से क्या सहयोग उस समय यहाँ मिलता है, तो इन सारी बातों को हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, जो शासन व्यवस्था है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर किसके हाथों में चली जाती है, ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में चली जाती है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो 1858 के बाद की ब्रिटिश नीति देखिए, 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये घोषित कर दिया जाता है कि जो भारतीय शासक हैं उनकी जो राज्य हैं, उनके जो प्रांत हैं वो अब सुरक्षित रहेंगे और जो भी शांति समझौते किए गए हैं वो क्या रहेंगे, अब लागू रहेंगे। तो 1858 के बाद की यही ब्रिटिश नीति है। अब इस ब्रिटिश नीति में देखिए, समझिए, आप लोगों को समझना क्या है, समझना यह है कि जो नीतियां अपनाई गई वो राज्यों के हिसाब से अपनाई जाती हैं। जैसे मैं बात करूं काठियावाड़ के बारे में, तो काठियावाड़ एक छोटा सा राज्य था, तो उसके प्रति जो ब्रिटिश नीति अपनाई गई वो कुछ खास थी, क्योंकि इलाहाबाद की संधि में जो बातें की गई थी उनमें से किसी भी बात को निभाया नहीं गया था। जैसे कि एक संधि की बात ये थी कि किसी भी राज्य के साथ अब जो ज़मीन है वो नहीं हड़पी जाएगी, भारतीय जो युवा हैं उनको रोजगार दिए जाएंगे, इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, उन पर किसी प्रकार के आरोप या फिर उनको बराबर की न्याय व्यवस्था मिलेगी। तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा ये सारी बातें की गई थी, लेकिन इनमें से किसी भी बात को निभाया नहीं गया, माना नहीं गया, फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को। देखिए, अब तो हम बताना ये चाहते हैं कि इसके समय पर भारतीय राज्यों के साथ 3 प्रकार की नीतियां अपनाई गई। 3 प्रकार की नीतियां अपनाई गई। ठीक है, कितने प्रकार की नीति अपनाई गई, तो 3 प्रकार की नीतियां अपनाई जाती हैं और तीनों प्रकार की नीतियों के पीछे अलग अलग वजह होती हैं। सबसे पहले इन्होंने सुरक्षित घेरे की नीति अपनाई थी। सबसे पहले कौन सी नीति अपनाई, सुरक्षित घेरे की नीति, सुरक्षित घेरे की नीति। ठीक है, समझ में आई बात। तो सुरक्षित घेरे की नीति जो है सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनाई जाती है। अब सुरक्षित घेरे की नीति है, इसका जो समय माना जाता है वो 1757 से लेके 1813 माना जाता है। ठीक है, 1757 से लेके और 1813 का समय जो है वो सुरक्षित घेरे की नीति के द्वारा माना जाता है। वह पार्ट जो आपका अध्याय वो 1858 के बाद की नीति के बारे में है, लेकिन उनकी पहले की घटनाओं का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस नीति के तहत क्या था, आपको मालूम है प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद जो ब्रिटिश नीति रही थी वो ये रही थी कि ज़्यादा साम्राज्य विस्तार पर क्या है, जोर ना देकर अपने व्यापारिक उद्देश्यों को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। तो इस समय ये नीति इसी पर क्या होती है, आश्रित होती है। ब्रिटिश
कंपनी जो है वो साम्राज्यवाद को नहीं बढ़ाती है, ठीक है। और जो भारतीय राज्य थे उनके साथ जो संधि संबंध स्थापित किए थे उनको भी क्या करती है, लागू करती है, उनको भी मानती है। समझ में आई बात। ये एक व्याख्यात्मक क्या है, अध्याय है, इसको आप लोगों को भी घर पढ़ना है, अच्छे से क्या करना है, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए चलिए, तो ये सुरक्षित घेरे की नीति 1757 से लेके 1813 के मध्य में अपनाई जाती है। इसके अलावा अधीनस्थ अलगाव की नीति अपनाई गई। कौन सी नीति अपनाई गई? अधीनस्थ अलगाव की नीति अपनाई जाती है। दूसरी नीति होती है अधीनस्थ अलगाव की नीति। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1813 से लेके और 1857 के मध्य तक होता है, ठीक है। 1813 से लेके और 1857 के मध्य जो नीति अपनाई गई वो अधीनस्थ अलगाव की नीति होती है। इस नीति में क्या होता है, इस नीति में ये होता है कि जितने भी, क्योंकि ब्रिटिश ताज ये समझ चुका था, ब्रिटिश ताज क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ये समझ चुकी थी कि जो भारतीय राज्य हैं वो अब धीरे धीरे स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करने लग गए हैं, तो उनको अब इस प्रकार स्वतंत्र छोड़ना ठीक नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा इस कालखंड में, इस काल अवधि में क्या हुआ था, इन लोगों के द्वारा इनके राज्य जो हैं वो हड़प लिए जाते हैं। जैसे कि झांसी हुआ था, जैसे कि अवध हुआ था, जैसे कि सितारा हुआ था और उदयपुर हुआ। तो ऐसे राज्यों को ब्रिटिशों के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प लिया जाता है। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को। तो अधीनस्थ अलगाव की नीति जो है वो 1813 से लेके 1857 के मध्य में अपनाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी नीति अपनाई गई? अधीनस्थ एकीकरण की नीति। अधीनस्थ एकीकरण की नीति जो है वो अपनाई जाती है। अधीनस्थ एकीकरण की नीति जो है वो 1858 से लेके और 1906 के मध्य में चलाई जाती है, ठीक है। कब से कब तक? तो देखिए यहाँ से 1857 से लेके और 1906 के मध्य में चलाई जाती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1858 के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके हाथों से ताज निकलकर कहाँ चला गया? ब्रिटेन की महारानी के पास चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, 1906 तक ये नीति अप्लाई किया जाता है। बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बहुत सारे प्रॉमिस किए जाते हैं कि हम भारतीय कायाकल्प कर देंगे और जो रोजगार हैं वो युवाओं को मिलेगा। इसके अलावा भारतीय जो हैं वो प्रशासनिक कार्यों में शामिल हो सकेंगे, मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुकेंगे। तो ऐसी बातें की जाती हैं। तो ये 3 नीतियाँ थी, सुरक्षित घेरे की नीति, अधीनस्थ अलगाव की नीति और अधीनस्थ एकीकरण की नीति, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आई कि नहीं बताओ? तीनों नीतियों के बारे में मैंने व्याख्यात्मक बता दिया है कि कौन सी नीति का मतलब क्या होता था और इसके पीछे क्या क्या उद्देश्य हुआ करते थे, ठीक है। तो अधीनस्थ अलगाव की जो नीति है वो मैंने जो पिछले लेक्चर कराया है, जिसमें मैंने गोद निषेध नीति कराई थी, उस नीति का पूरा विवरण इसके अंतर्गत आएगा। अधीनस्थ अलगाव की नीति में पूरा विवरण गोद निषेध नीति का आने वाला है कि किस प्रकार झांसी, सतारा, उदयपुर इनके द्वारा क्या किया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? तो ये सारी बातें जो है वो अधीनस्थ अलगाव की नीति के अंतर्गत आने वाली हैं, ठीक है। तो 1858 के बाद ब्रिटिश नीति में ये 3 जो नीतियां हैं, इन्हीं के ऊपर पूरे पाठ में क्या की गई है, चर्चा की गई है। अब देखिए आप लोगों को क्या होता है, आप लोग जब अपनी कॉपी बनाते हो, जब उसमें लिखते हो तो आपको लिखने में ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि बोर्ड पर तो पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और आप लोग जब क्लास में होते हैं तो आपको बोल के लिखा दिया जाता है, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लास में तो बोल के अब लिखाया नहीं जा सकता ना, तो इसके लिए आप लोगों को जो PDF होती है ना, PDF, वो मैंने जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनसे ली है और जो पहले फाइनल ईयर के थे उनसे ली है। तो उससे आप लोग क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर मैंने आपको कई बार बताया है, टेलीग्राम पर आप लोगों को कई बार बताया है
टेलीग्राम पर क्या करना है आप लोगों को, सचिन सर हिस्ट्री, ठीक है, ये क्या करना है, सर्च करना है। और मैं यहाँ पे सबकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीनों की PDF डालता रहता हूँ। अब इससे क्या है, इससे आपको आसानी से वो जो टॉपिक है, वो जो व्याख्यात्मक बातें हैं वो लिख सकते हैं। जैसे इसमें आएगी सुरक्षित घेरे की नीति में, तो सुरक्षित घेरे की नीति 1757 से 1813 तक चली। इसमें क्या था, इसमें कंपनी के प्रारंभिक उद्देश्य यही थे कि वो कोई बाह्य आक्रमण जो है वो मोड़ ना लेकर पहले व्यापारिक उद्देश्यों की क्या करे, पूर्ति करे। जो राज्य हैं उन पर संधि के द्वारा उनकी जो सुरक्षा का भार है वो अपने ऊपर ले लिया जाए। तो ऐसी जो बातें हैं वो सुरक्षित घेरे की नीति के अंतर्गत की गई हैं, तो उसमें वो बातें आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा हो जाता है अधीनस्थ अलगाव की नीति। तो ये भी मैंने आपको बड़ी जब मैंने ये पढ़ाया था 1857 की क्रांति पढ़ाई थी, और 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो टॉपिक थे उसमें ये बातें बताई थी मैंने, ठीक है। और इसके बाद अधीनस्थ एकीकरण की नीति 1857 से 1906, इसका भी मैंने बता दिया था तुम लोगों को कि इलाहाबाद जो संधि की जाती है, विक्टोरिया जो के द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इलाहाबाद दरबार लगाया जाता है। तो 1857 का जो विद्रोह हो गया था उसके बाद अंग्रेज़ों की अकल ठिकाने आई थी, और उन्होंने क्या किया था, जो गवर्नर जनरल है उसका पद जो है वो समाप्त कर दिया था, और उसकी जगह पर किसका पद जो है वो नियुक्त किया था, उसकी जगह वायसराय का पद जो है वो नियुक्त किया जाता है। और उसके द्वारा भारत का जो शासन सत्ता है उसका क्या होता है, संचालन होता है। तो ये सारी बातें इन तीन नीतियों में पूरे अध्याय में की गई हैं, ठीक है। कोई खास बड़ा था नहीं, केवल 1800 ब्रिटिश ताज का 1858 की क्रांति के बाद इन 3 नीतियों में क्या है, उल्लेख है। और पूरे अध्याय में ये 3 नीतियाँ ही क्या हैं, दी हुई हैं। अगर ये क्लास होती तो मैं ये सब कुछ आपको लिखा देता, इसलिए आपको टेलीग्राम पर मैं इसकी वो डाल दूंगा PDF, आपको वहाँ से नोट डाउन कर लेना है। समझ में आई बात आप लोगों को, ठीक है। तो ये इस अध्याय में केवल 10-15 मिनट का ही मैटर था जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हम उसमें पढ़ाई करेंगे, उसमें लेक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग निरंतर रूप से जो वीडियो हैं इनमें जो भी कराया जा रहा है वो लिखते रहिए। इसके अलावा जो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी है यहाँ से भी बुक आप लोग अपने घर ले गए होंगे बहुत सारे बच्चे, और जो बच्चे लाइब्रेरी से बुक नहीं ले गए वो ले जाना, क्योंकि आप इससे आसानी से घर पर बैठकर किताब से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि लेक्चर में समझाने का बात आती है कि आपको समझा दिया जाए, लेकिन थ्योरी जो होती है, जो थ्योरी दी जाती है पाठ की, वो तो पढ़नी ही पड़ती है। तो इसीलिए जो पिछली बार कराया था वो मैं आपको दिलवा दूंगा। इसके अलावा आप घर पे अपनी जो बुक्स हैं, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे वो नहीं पढ़ तो रहे, वीडियो देखते लेते हैं लेकिन लिखते नहीं, वो आलस आता है, साहब हम नहीं लिख रहे, ठीक है, हम बाद में किसी और के में से लिख लेंगे। तो इस भरोसे पर आप लोगों को नहीं बैठना है, अपने समय समय पर कॉपी बनाते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।